नमस्कारम। जिला एवं सत्र न्यायालय हनुमानगढ़ द्वारा युवा अधिवक्ताओं के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशन का आयोजन 14 अगस्त 2026 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री तनवीर चौधरी जी तथा विशिष्ट न्यायाधीश एससी एवं एसटी न्यायालय श्रीमती सुनीता बेड़ा जी के दिशा निर्देशन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आयुक्त की भूमिका और शक्तियों को समझना, साक्षी बयानों का सटीक, निष्पक्ष और स्पष्ट लेखन करना, साक्षी बयानों को लेखबद्ध करने के समय आपत्तियों का समाधान करना, दस्तावेजों पर प्रदर्श डालना, रिपोर्ट तैयार करना तथा कुछ महत्वपूर्ण केस स्टडी से संबंधित थे। सर्वप्रथम माननीय श्रीमती सुनीता बेड़ा जी के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आयुक्त की भूमिका और शक्तियों का उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने कमिश्नर नियुक्त करने के उद्देश्य का उल्लेख करते हुए सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 75 के तहत न्यायालय की साक्षी बयानों को लेखबद्ध करने हेतु कमीशन निकालने की शक्तियों का उल्लेख किया, जिसमें कि किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के साथ साथ अन्य कार्यों जैसे स्थानीय अन्वेषण करने के लिए, लेखाओं की परीक्षा, विभाजन करने के लिए, किसी अन्य वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने जैसे कार्यों के लिए भी न्यायालय को कमीशन निकालने की शक्ति प्राप्त है। इसके पश्चात उन्होंने आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के उप नियमों का भी उल्लेख किया, जिसके उप नियम 2 में यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि हाजिर साक्षी की साक्ष्य प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा, जिसका मुख्य परीक्षा में शपथ पत्र न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया गया है, तो न्यायालय द्वारा स्वयं या नियुक्त कमिश्नर द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। माननीय न्यायाधीश महोदया के द्वारा इसके परंतु पर सबका ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताया गया कि जब भी न्यायालय द्वारा कमीशन को बयान लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त किया जाएगा, तो ऐसे सुसंगत कारणों को जो भी वह ठीक समझे, वह उनको गणना में लेने पर विचार अवश्य करेगा। और जहां ऐसा साक्ष्य कमिश्नर के द्वारा अभिलिखित किया जाता है, तो वह ऐसे साक्ष्य को अपनी लिखित और हस्ताक्षरित रिपोर्ट के साथ उस नियुक्त करने वाले न्यायालय को वापस करेगा और उसके अधीन लिया गया यह साक्ष्य वाद के अभिलेख यानी रिकॉर्ड का भाग होगा। माननीय न्यायाधीश महोदया के द्वारा इसी संदर्भ में समस्त बयान कमिश्नर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक प्रोफार्मा भी उपलब्ध करवाया गया, जिसके तहत वे केस के बारे में और जिस साक्षी का बयान उनके द्वारा जिस तारीख को लेखबद्ध किया गया है, उसके बारे में संपूर्ण प्रविष्टि करके अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक के साथ न्यायालय में बयानों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा उप नियम 4 के तहत यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया कि बयान कमिश्नर साक्षियों के बयानों को लेखबद्ध करते समय उसकी भाव भंगिमाओं के बारे में भी टिप्पणियां लेखबद्ध कर सकते हैं, जिन्हें वह तात्विक और महत्वपूर्ण समझते हैं। लेकिन कमिश्नर के समक्ष साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के दौरान यदि किसी पक्षकार के द्वारा आक्षेप उठाया जाता है, तो उन आक्षेपों को कमिश्नर के द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, जो कि न्यायालय के द्वारा बहस के प्रक्रम पर विनिश्चित किए जाएंगे। माननीय न्यायाधीश महोदया ने यह भी स्पष्ट किया कि हम अक्सर न्यायालय में देखते हैं, जिस समय बयान कमिश्नर के द्वारा बयान
लेखबद्ध किए जाते हैं उस समय बहुत ज़्यादा आक्षेप होने पर वे उसी समय उन आक्षेपों के निर्धारण हेतु उसे पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इससे बयान लेखबद्ध करने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है। तो उन्होंने समस्त बयान कमिश्नरों का इस प्रावधान की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए यह स्पष्ट किया कि उन्हें उसी समय सभी आक्षेपों को तुरंत पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की बजाय उन्हें जिस पक्षकार, जिस अधिवक्ता के द्वारा उन्हें उठाया गया है उसका संपूर्ण विवरण लेखबद्ध करने के पश्चात उन्हें उसी समय निर्धारित करवाना आवश्यक नहीं है। उन आक्षेपों को बहस के प्रक्रम पर भी न्यायालय के द्वारा विनिश्चित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस नियम के उपनियम 6 में वर्णितानुसार यह भी स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश के द्वारा इस नियम के अधीन साक्ष्य लेखबद्ध करने के लिए कमिश्नरों का एक पैनल तैयार किया जाता है, जो कि वर्तमान में माननीय जिला न्यायाधीश के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें 32 बयान कमिश्नरों को नियुक्त किया गया है। आदेश 16 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकता है, जिसमें मुख्य रूप से ऐसे साक्षी शामिल हैं जो किसी चिकित्सीय इमरजेंसी के कारण या जिन्हें कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और जो अपने स्थान से न्यायालय में स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान लेखबद्ध करवाने में असमर्थ हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए चिकित्सक की प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा कमीशन को बयान लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त किया जा सकता है और ऐसे बयान कमिश्नर उस स्थान पर जहां साक्षी है दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में बयान लेखबद्ध करके अपनी रिपोर्ट के साथ उन बयानों को न्यायालय में पेश कर सकते हैं। इसके पश्चात माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा आदेश 26 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का उल्लेख करते हुए यह बताया गया कि कमिश्नर नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया है और कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा अभिसाक्ष्य बाद में साक्ष्य की तरह से उपयुक्त होगा और जरूरत पड़ने पर कमिश्नर की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा भी की जा सकेगी। इतना ही नहीं, जहां न्यायालय किसी भी कारण से बयान कमिश्नर की कार्यवाहियों से असंतुष्ट है वहां वह ऐसी अतिरिक्त जांच करने के लिए निर्देश भी दे सकेगा जो वह ठीक समझे। माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा आदेश 26 नियम 16 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कमिश्नरों की शक्तियों का उल्लेख करने के साथ साथ आदेश 26 नियम 16 क सिविल प्रक्रिया संहिता का बहुत अच्छे प्रकार से उल्लेख किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि कभी कभी जब अधिवक्ताओं के द्वारा साक्षी से कोई प्रश्न किया जाता है, जिस प्रश्न पर दूसरे अधिवक्ता जिसके द्वारा साक्षी को बुलाया गया है आक्षेप लिया जाता है, तो ऐसे में बयान कमिश्नर को उस प्रश्न को भी अभिलिखित करना चाहिए और यह भी वर्णित करना चाहिए कि उस प्रश्न को पूछने के लिए किस पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा आक्षेप लिया गया है। उसका वर्णन करने के पश्चात उत्तर साक्षी के द्वारा दिया गया उत्तर भी स्पष्ट रूप से लेखबद्ध करना चाहिए। माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा आदेश 26 नियम 16 क के उपनियम 1 के परंतु की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी बताया गया कि जब आक्षेप किसी विशेषाधिकार के आधार पर लिया जाए तो ऐसे में बयान कमिश्नर को उत्तर नहीं लिखना चाहिए, लेकिन यदि वह साक्षी की परीक्षा विशेषाधिकार के प्रश्न पर करता है और जहां न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है, वहां न्यायालय द्वारा विनिश्चित करवाने के लिए पक्षकार पर छोड़ते हुए वह परीक्षा को जारी रख सकता है। साक्षी को कमिश्नर द्वारा पुनः बुलाया जा सकता है और उसके द्वारा परीक्षा भी की जा सकती है, या
न्यायालय द्वारा भी उस प्रश्न के बाबत जिस पर आक्षेप विशेषाधिकार के आधार पर किया गया था, साक्षी की परीक्षा की जा सकती है। इसके पश्चात माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि आदेश 26 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कमिश्नर के समक्ष साक्षियों की हाजिरी और उनकी परीक्षा के बारे में स्पष्ट रूप से प्रावधान वर्णित किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कमिश्नर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, तब उसके पास कौन सी शक्तियां नहीं हैं, जिसमें है कि वह शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं होगा। यानी शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति केवल और केवल पीठासीन अधिकारी के पास ही है। यदि पीठासीन अधिकारी किसी अधिवक्ता को बतौर बयान कमिश्नर नियुक्त करता है, तो उस बयान कमिश्नर के पास शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति नहीं है। इसके पश्चात माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश के द्वारा सिविल और आपराधिक सामान्य नियम 2018 के अंतर्गत विशेष रूप से साक्षियों के बयान लेखबद्ध करने हेतु दिए गए आदेश और नियम का उल्लेख किया गया, जिसमें आदेश 20 मुख्य रूप से अति महत्वपूर्ण है। माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय द्वारा नियम 15 को उल्लेखित करते हुए यह बताया गया कि बहुत बार ऐसा होता है कि यदि पक्षकार किसी दूसरे राज्य का है, जहां दस्तावेज किसी अन्य भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी ऐसी भाषा में है जिसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए समझना कठिन है, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति पंजाब से है और उसके द्वारा पंजाब का कोई राजकीय दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत किया गया है जो कि पंजाबी भाषा में लिखा गया है, या पक्षकारों के मध्य कोई ऐसा इकरारनामा हुआ है, या कोई भी अन्य दस्तावेज है जिसे पंजाबी भाषा में लिखा गया है, तो उसका सटीक और सही अनुवाद उस पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा प्रमाण पत्र के साथ पेश किया जाएगा और प्रमाण पत्र इस आशय का होगा कि अनुवाद बिल्कुल सही है। इसके अलावा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के द्वारा साक्षियों के बयान लेखबद्ध करते समय मुख्य रूप से गवाहों की संख्या अंकित करने और दस्तावेजों पर प्रदर्श डालने के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। उनके द्वारा सर्वप्रथम गवाहों की संख्या को किस प्रकार से अंकित किया जाएगा, वह समस्त बयान कमिश्नरों को समझाया गया। उन्होंने बताया कि यदि गवाह वादी की तरफ से पेश किया गया है तो उसे PW1, PW2 इत्यादि लिखा जाएगा। PW का मतलब प्लेंटिफ विटनेस यानी वादी साक्ष्य, प्लेंटिफ विटनेस 1, प्लेंटिफ विटनेस 2। इसी प्रकार से यदि प्रतिवादी की ओर से गवाह को पेश किया जाता है तो उसे साधारण तौर पर लिखा जाएगा DW1, DW2, जिसमें DW का अर्थ है डिफेंडेंट विटनेस यानी प्रतिवादी साक्षी 1, प्रतिवादी साक्षी 2। और यदि गवाहों को न्यायालय की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 16 नियम 14 के अधीन बुलाया गया है और उनकी परीक्षा की जा रही है, तो उनको CW1 के द्वारा संख्या दी जाएगी। CW का मतलब है कोर्ट विटनेस। लेकिन इसी कड़ी में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि कभी कभी बहुत से मामलों में ऐसा भी देखने को मिलता है जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं और उनके हित आपस में टकराव वाले हैं, यानी प्रतिवादी संख्या 1 अपने अलग कथन करता है और वो अपने अलग गवाह प्रस्तुत करना चाहता है, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 के कथन प्रतिवादी संख्या 1 से भिन्न हैं और उसके अपने ही अलग साक्षी हैं। तो ऐसे में गवाहों की संख्या को किस प्रकार अंकित किया जाएगा? ऐसे में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत गवाह की संख्या होगी D1W1,
क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 है इसलिए डिफेंडेंट 1 लिखा गया, और उसके ही प्रतिवादी संख्या 1 के ही एक से अधिक गवाह हैं, तो W1, W2 और W3 यानी D1 W1, D1 W2 गवाह संख्या 2 और D1 का ही गवाह संख्या 3 W3, इस प्रकार से उसका अंकन किया जाएगा। अब है प्रतिवादी संख्या 2। मान लो प्रतिवादी संख्या 2 के भी 3 गवाह हैं, तो उसे किस प्रकार से लिखेंगे? उसे लिखेंगे D2। D2 का अर्थ है प्रतिवादी नंबर 2। D2 प्रतिवादी नंबर 2 का गवाह संख्या 1 D2 W1, D2 W2 यानी गवाह संख्या 2 और D2 का गवाह संख्या 3 यानी D2 W3, और कोर्ट विटनेस को CW1, CW2, CW3 इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके पश्चात माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के द्वारा आदेश 20 नियम 33 में दस्तावेजों पर प्रदर्श डालने के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया। जैसे माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा बताया गया, जब भी कोई दस्तावेज वादी के साक्षी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है और वह साक्ष्य में ग्रहित है, तो उस पर संख्या किस प्रकार से अंकित की जाएगी? उस पर साधारण रूप से संख्या अंकित होगी, जैसे एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, एग्जिबिट 3। अब यदि वादी का एक गवाह ऐसा है जो अपने साथ अपने दस्तावेज लाया है, दूसरा गवाह अपने साथ दूसरे दस्तावेज लाया है जिनको वह प्रदर्शित करवाना चाहता है, तो ऐसे में यदि दोनों गवाहों के दस्तावेजों पर प्रदर्श एक डाल दिया जाए तो उससे संशय हो सकता है कि कौन से गवाह ने कौन सा प्रदर्श डाला है। ऐसे में यदि गवाह संख्या 1 वादी का गवाह संख्या 1 PW1 ने जो दस्तावेज प्रदर्शित करवाए हैं उन पर किस प्रकार से एग्जिबिट्स डाले जाएंगे? एग्जिबिट 1 बटा PW1। इसका अर्थ यह होगा कि वादी PW1 ने उस दस्तावेज को पेश किया है जिस पर प्रदर्श डाला गया है एग्जिबिट 1 यानी प्रदर्श 1। इसी प्रकार उसके दूसरे दस्तावेज पर प्रदर्श 2 बटा PW1 लिखा जाएगा। बटा PW1 लिखने का मतलब है कि वह PW1 साक्षी के द्वारा पेश किए गए अलग अलग दस्तावेज हैं, प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 इत्यादि। इसी प्रकार से यदि PW2 है, PW2 अपने अलग दस्तावेज लाया है जिनको वह अपने साक्ष्य में प्रदर्शित करवाना चाहता है, तो उसके दस्तावेजों पर किस तरह से प्रदर्श डाले जाएंगे? प्रदर्श 1 बटा PW2, प्रदर्श 2 बटा PW2, प्रदर्श 3 बटा PW2। बटा के बाद जो हमने PW2 लिखा है वो यह इंगित करता है कि वह दूसरे साक्षी के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज हैं। अब यहाँ पर एक सवाल माननीय न्यायाधीश महोदय से पूछा गया कि यदि एक ही दस्तावेज है जिस पर वादी के दोनों गवाहान से प्रश्न किया जा रहा है, तो क्या उन पर अलग अलग प्रदर्श डाले जाएंगे? इस पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने उत्तर दिया कि नहीं। इस पर माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा स्पष्ट करते हुए उनके इस प्रश्न का समाधान बताया गया कि नहीं, एक दस्तावेज पर एक बार ही प्रदर्श डाला जाएगा। यदि उसे गवाह संख्या 1 ने प्रस्तुत कर दिया है, प्रदर्शित कर दिया है और उसके संबंध में दूसरे गवाह से भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो उस पर प्रदर्श 1 ही वर्णित होगा, उस पर बार बार एक से अधिक प्रदर्श नहीं डाले जा सकते। इसी कड़ी में माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श डालने के संबंध में भी विस्तृत उल्लेख किया गया। उनके द्वारा बताया गया, जिस प्रकार वादी के गवाहान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 डाला जाता है,
तो उसे प्रतिवादी के गवाहान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भिन्न करने के लिए, भिन्न दर्शाने के लिए केवल मात्र एक अल्फाबेट अतिरिक्त संख्या से पहले जोड़ दिया जाता है। जैसे कि प्रदर्श एग्जिबिट A1, पहले वादी के गवाहान की साक्ष्य में जो हमने प्रदर्श डाले थे वो थे प्रदर्श 1, प्रदर्श 2। अब प्रतिवादी के गवाहान की साक्ष्य में प्रदर्श K1, प्रदर्श K2, या हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं एग्जिबिट A1, एग्जिबिट A2 और एग्जिबिट A3। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि एक से अधिक प्रतिवादी हैं और वे अलग अलग दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में प्रदर्श डालेंगे प्रदर्श A1 बटा DW1। जैसे वहां हमने बटा के नीचे PW1 डाला था क्योंकि वो प्लेंटिफ के विटनेस थे, वादी के साक्ष्य थे, वैसे ही यहाँ एग्जिबिट A1 बटा DW1 आएगा, एग्जिबिट A2 बटा DW1। और जब DW2 आएगा तो वहां A की जगह B आएगा, एग्जिबिट B1 बटा DW2, एग्जिबिट B2 बटा DW2, एग्जिबिट B3 बटा DW2। और यदि कोई दस्तावेज किसी पक्षकार की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ है लेकिन न्यायालय के द्वारा उस दस्तावेज को पक्षकारों से या तो मंगवाया गया है या न्यायालय ने स्वयं उस दस्तावेज के बारे में किसी साक्षी से कुछ प्रश्न पूछा है और उसे प्रदर्शित करवाने की अनुमति दी है, निर्देश दिया है, तो ऐसे दस्तावेज पर न्यायालय द्वारा प्रदर्शित अर्थात CE1, CE2 अंकित किया जाएगा और प्रत्येक दर्शित निशान पर पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर तथा तिथि भी युक्त की जाएगी। इसके पश्चात माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के द्वारा आदेश 20 नियम 34 के प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख करते हुए यह बताया गया कि यदि दस्तावेज कोई बही खाता है या कोई किराए की रसीद है जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग पृष्ठ हैं या अलग अलग दस्तावेज हैं, तो ऐसे में उन पर प्रदर्श किस प्रकार डाला जाएगा? ऐसे में उन पर प्रदर्श डाला जाएगा जैसे यदि ऐसे दस्तावेज वादी की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं तो उस पर डाला जाएगा प्रदर्श 1 और ब्रैकेट में स्मॉल लेटर्स में A अथवा K, प्रदर्श 1 ब्रैकेट में K बटा PW1, प्रदर्श 1 ब्रैकेट में K बटा PW1, प्रदर्श 1 ब्रैकेट में G बटा PW1। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसे दस्तावेजों में जो अल्फाबेट है अथवा जो हिंदी वर्णमाला का जो वह अक्षर है, जैसे क है या ख है या ग है, वो उस संख्या के बाद में आएगा और ब्रैकेट के अंदर आएगा। इसके अतिरिक्त बहुत बार ऐसा होता है कि पक्षकार के द्वारा मूल दस्तावेज के साथ साथ उसकी फोटो प्रति भी पेश की जाती है। उसके द्वारा न्यायालय से यह निवेदन किया जाता है कि चूंकि मूल दस्तावेज की आवश्यकता उसे कभी भी हो सकती है, जैसे उदाहरण के तौर पर माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा यह बताया गया कि मान लीजिए किसी का आधार कार्ड है, कोई पहचान पत्र है जिसकी उसे आवश्यकता बहुत बार हो सकती है, तो ऐसे में उसकी प्रतिलिपि पर उसके मूल के साथ मिलान करने के बाद उसके मूल दस्तावेज पर प्रदर्श डालने के बाद और उसकी फोटो प्रति पर यह लिखा जाएगा कि मूल से मिलान किया गया। अब इस पर जो प्रदर्श अंकित होगा वह होगा प्रदर्श 1 और कैपिटल A। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जो कैपिटल A डाला गया है या क लिखा गया है वह ब्रैकेट में ना होकर संख्या के तुरंत बाद डाला गया है, जबकि प्रतिवादी साक्ष्य में जो गवाहान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज थे उसमें वह अल्फाबेट या वर्ण संख्या से पहले डाला गया था, यानी एग्जिबिट A1, एग्जिबिट A2, एग्जिबिट A3, जबकि यहाँ पर क्या है, फोटोस्टेट की
स्थिति में क्या है, एग्जिबिट 1A, एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2A, एग्जिबिट 3A, इस प्रकार से, यानी कि उस अल्फाबेट को संख्या के बाद में लगाया गया है और इसके बाद उस पर मूल पर भी और प्रतिलिपि पर दोनों पर ही पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और दिनांक भी वर्णित की जाएगी। इसी कड़ी में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया। मान लीजिए प्रतिवादी के द्वारा एक गवाह को पेश किया गया है और वह गवाह अपने साथ एक मूल दस्तावेज लाया है और उसकी फोटोप्रति भी लाया है। तो ऐसे में जो फोटोप्रति है, क्योंकि मूल दस्तावेज को वह अपने साथ ले जाना चाहता है, गवाह DW1 है। अब उसके द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति दस्तावेज को उसके मूल से मिलान करने के पश्चात फोटोप्रति पर क्या प्रदर्श डाला जाएगा? तो जिसके उत्तर में वहां उपस्थित अधिवक्तागण के द्वारा अलग अलग प्रकार से उत्तर दिए गए, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा उसे स्पष्ट करते हुए बताया गया, सर्वप्रथम चूंकि वह प्रतिवादी साक्षी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो उसमें प्रदर्श A1 डाला जाएगा और चूंकि वह प्रतिलिपि है तो 1 के बाद पुनः एक और A डाला जाएगा, एक और अल्फाबेट, क्योंकि वह प्रतिलिपि है। और बटा में क्योंकि उसे DW1 ने प्रस्तुत किया है तो बटा DW1, यानी कि उस पर डाला जाएगा एग्जिबिट A1A बटा DW1। एग्जिबिट A क्यों डाला गया? क्योंकि वह प्रतिवादी ने पेश किया है। फिर 1 क्योंकि वो पहला दस्तावेज है। उसके पीछे दोबारा A क्यों डाला गया? क्योंकि वह प्रतिलिपि है, मूल वह अपने साथ ले जाना चाहता है, मूल से जिसका मिलान कर लिया गया है। तो ऐसा दस्तावेज हुआ प्रदर्श A1A बटा DW1। इसके पश्चात माननीय न्यायाधीश महोदया श्रीमती सुनीता बेड़ा जी के द्वारा आदेश 20 के नियम 35, 36 और 48 का उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ दस्तावेज यदि वे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं तो उनको बयान कमिश्नर को उसी समय दस्तावेजों को वापस पक्षकारों को लौटा देना चाहिए और ऐसे दस्तावेज पक्षकार प्राप्त करने के बाद एक उसकी सूची स्तंभ 7 के अनुसार वर्णितानुसार देगा। इसके अलावा यदि कोई दस्तावेज अभिलेख का भाग नहीं है और पक्षकार उसे वापस नहीं ले रहा है या पक्षकार उस समय अनुपस्थित है, तो ऐसे दस्तावेज पर यह अंकित किया जाना चाहिए कि वह दस्तावेज अभिलेख का भाग नहीं है। इसके अलावा बयान लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त आयुक्तों का यह दायित्व है कि वे अपनी ओर से तैयार किए गए किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी लेखबद्ध बयान को अथवा उसके किसी हिस्से को किसी पक्षकार को उसकी फोटोप्रति जारी नहीं करेंगे। इसके पश्चात माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के द्वारा बयान लेखबद्ध करने वाले समस्त आयुक्तों को व्यवहारिक कौशल के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि बयान कमिश्नर को चाहिए कि जब भी वे बयान लेखबद्ध करने के लिए उपस्थित हों तो सर्वप्रथम गवाह के द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत शपथ पत्र को एक बार जरूर पढ़ें, जिससे उन्हें उसकी विषय वस्तु का ज्ञान हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें विषय वस्तु का ज्ञान होने पर संभावित प्रश्न जो कि दूसरे पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा प्रति परीक्षण में पूछे जाने हैं उनका आभास हो जाएगा, जिससे त्रुटि की आशंका भी कम होगी और उन्हें उस पूरे प्रकरण के बारे में भी अधिक जानकारी हो पाएगी, जिससे वे गवाह की भाव भंगिमाओं को, उसके उत्तरों को भी अच्छे तरह से समझकर लेखबद्ध कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें
बयान लेखबद्ध करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उस पृष्ठ के दोनों किनारों पर पर्याप्त मार्जिन छोड़ना चाहिए। बयान पत्र पर गवाह का पूरा विवरण लिखना चाहिए। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि गवाह का पूरा पता नहीं है, अथवा उसकी आयु नहीं लिखी जाती है, या प्रकरण का शीर्षक नहीं लिखा जाता है। तो इस प्रकार से पूरा विवरण उस पर होना चाहिए। गवाहों को सही प्रकार से क्रमांकित करना चाहिए। पहले बयान कमिश्नर को यह देखना चाहिए कि पूर्व में कितने गवाहान के बयान लेखबद्ध किए जा चुके हैं, उसके बाद ही उनकी संख्या अंकित करनी चाहिए। और गवाहों को बयान लेखबद्ध करने से पूर्व शपथ दिलाना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि बयानों की रिकॉर्डिंग पिछली तिथि पर स्थगित कर दी गई थी, तो सर्वप्रथम आज अगर यदि दोबारा बयान लिखे जा रहे हैं तो पिछली स्थिति का विवरण 1 या 2 लाइन में संक्षिप्त में लिखना आवश्यक है। बयान कमिश्नर को चाहिए कि वह दस्तावेजों पर स्वयं प्रदर्श डाले। इतना ही नहीं, दस्तावेजों और अन्य संबंधित आपत्तियों का समाधान करे, और यदि आक्षेप विधिक प्रक्रिया संहिता से संबंधित हैं, जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना है, तो उसको अच्छी प्रकार से लेखबद्ध करके उसे बहस के प्रक्रम पर निस्तारण के लिए छोड़ दे। जब पक्षों द्वारा मूल दस्तावेज को रखा जाना है, तो मूल दस्तावेज और फोटोप्रति दस्तावेज की बहुत अच्छे से स्वयं मिलान करें। यदि किसी कारणवश बयान स्थगित किए जाते हैं, तो बयान कमिश्नर उसका अंत में उल्लेख करें। आवश्यकता पड़ने पर गवाह के व्यवहार का रिकॉर्ड रखें। सभी पृष्ठों पर गवाह के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय द्वारा बार बार बयान कमिश्नर को यह स्पष्ट की गई, कि अधिवक्तागण को यह चाहिए कि बयान वे यंत्रवत रूप से नहीं, बल्कि सचेत होकर स्वयं गवाह को सुनकर, उसे देखकर स्वयं लिखें। और यदि उन्हें लगता है कि किसी समय गवाह को वह प्रश्न समझ नहीं आया है, तो यह उनका विधिक दायित्व है कि वे गवाह को प्रश्न भली भांति उसकी भाषा में समझाएं और उसके पश्चात ही उसका उत्तर आने पर स्वयं लिखबद्ध करें। सभी विधिक प्रावधानों का उल्लेख करने के पश्चात माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के द्वारा कुछ वास्तविक परिस्थितियों और आम चुनौतियों के बारे में विस्तार से समझाया गया, जिसमें एक उदाहरण के लिए एक केस स्टडी को लिया गया, जिसमें यह बताया गया कि अक्सर किस प्रकार के प्रश्न प्रति परीक्षण में गवाह से पूछे जाते हैं, और चूंकि गवाह द्वारा उसका उत्तर अनेकों बार कुछ शब्दों में दिया जाता है, तो ऐसे में बयान कमिश्नर को उसका उत्तर पूरी तरह से कैसे लिखना चाहिए। जैसे माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा उदाहरण के तौर पर बताया गया कि मान लीजिए प्रथम सवाल प्रतिपक्ष के अधिवक्ता द्वारा पूछा गया, वादी सर्वजीत आपका क्या लगता है? तो गवाह ने उत्तर दिया कि मेरे चाचा का बेटा है। तो ऐसे में बयान कमिश्नर केवल चाचा का बेटा है इतना नहीं लिखकर उसका पूरा उत्तर लिखेगा, वादी सर्वजीत मेरे चाचा का बेटा है। फिर पूछा जाता है आपके पिता की मृत्यु कब हुई? जाहिर सी बात है गवाह कहेगा वर्ष 2014 में या कभी भी, तो वो केवल वर्ष बताएगा, तो वह गवाह केवल वर्ष के बारे में उल्लेख करेगा। तो ऐसे में बयान कमिश्नर को चाहिए कि वह इसका पूरा वर्णन करे। मेरे पिता की मृत्यु वर्ष 2016 में हुई। यदि वह दिनांक बताता है तो उस दिनांक को लिखे, लेकिन उस वाक्य को पूरा स्वयं लिखे। जैसे तीसरा प्रश्न है, वादी सर्वजीत ने यह वाद कब और किसके विरुद्ध प्रस्तुत किया? अब गवाह यदि जवाब देता है कि 2-3 साल पहले किया था और मुझे पता नहीं किसके विरुद्ध किया था, तो ऐसे में बयान कमिश्नर इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? सर्वजीत ने यह वाद 2-3 वर्ष पूर्व किया था, किसके विरुद्ध किया था मुझे नहीं पता। अब मान लीजिए उसे इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है कि किसके विरुद्ध किया था, पर उसे नाम की जानकारी नहीं है, पर उसे ऐसा कुछ
अंदेशा है, वो कुछ जानता है उन लोगों के बारे में कि वो लोग हैं, तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा। वो कहता है कि किसके विरुद्ध किया था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, यह वाद सरबजीत ने ना उनके प्लॉट में किसी ने आगे बढ़कर कुछ कब्जा कर लिया था, तो उसके विरुद्ध किया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि अधिवक्ता प्रतिपक्ष के द्वारा यह आक्षेप लिया जाता है कि मैंने तो ये पूछा ही नहीं, तुम्हें नाम पता है तो बताओ। तो ऐसे में बाद में जो उसने वाक्य बोला है, जहां उसने समझाने की कोशिश की है कि वो उनके नाम तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, कुछ कुछ उनके बारे में जानता है, तो वह जानकारी अधिवक्ता द्वारा पूछे गए प्रश्न से क्योंकि मेल खाती है और गवाह के द्वारा स्वयं अपने उत्तर को और अधिक स्पष्ट किया गया है, तो ऐसे में शब्द लगाएंगे अज खुद कहा, यानी गवाह ने स्वयं आगे इस अपनी बात को और स्पष्ट किया। अज खुद कहा कि यह वाद सर्वजीत ने उनके प्लॉट में बढ़कर किसी के द्वारा जो कब्जा किया गया है उसका किया है। तो ऐसे में अज खुद कहा शब्द लगाते हुए उसकी जो पूरी बात उसने जो बाद में बताई है उसे लिखा जाएगा। ऐसे ही आगे प्रश्न पूछे, जिसमें उससे पूछा भूखंड पर किसने कब्जा किया हुआ है, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, नाम नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ, जिसने कब्जा किया है वो शायद वो लोग हैं जिनको मकान रखवाली के लिए दिया हुआ था। अब यहाँ फिर से वही बात है, अब वो कह रहा है कि उसे नहीं पता, तो इसका उत्तर बयान कमिश्नर के द्वारा लिखा जाएगा, भूखंड पर किसके द्वारा कब्जा किया हुआ है वह उनके नाम नहीं जानता, मैं उनके नाम नहीं जानता। यानी गवाह यदि 2-3 शब्दों में भी कुछ उत्तर दे रहा है तो बयान कमिश्नर के द्वारा उसका पूरा वाक्य बनाते हुए उसे स्पष्ट तौर पर लेखबद्ध किया जाएगा। और फिर जब वह अपने ही उत्तर को और आगे स्पष्ट कर रहा है तो वहां लिखा जाएगा अज खुद कहा कि उनको मकान रखवाली के लिए दिया हुआ था। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन बनता है, आपकी बुआओं का आपके दादा की संपत्ति में हिस्सा तो बनता है। अब ये एक ऐसा प्रश्न है जहां अधिवक्ता के द्वारा प्रति परीक्षण में गवाह को एक सुझाव दिया जा रहा है कि हिस्सा तो बनता है ना। अब गवाह इसका जवाब कैसे देगा? या तो वो कहेगा हाँ बनता है, या वो कहेगा नहीं बनता है, या वो कहेगा मैं नहीं बता सकता। इन 3 के अलावा चौथा कोई जवाब नहीं देगा वो। अब यहां पर मान लीजिए उसने जवाब दिया कि मैं नहीं बता सकता हिस्सा बनता है कि नहीं, ये तो कानूनी बात है, तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे? मेरी बुआओं का मेरे दादा की संपत्ति में मेरे पिता के समान अधिकार बनता था या नहीं, मैं नहीं बता सकता क्योंकि यह कानूनी बात है। तो इसको पूरे वाक्य के रूप में अच्छे से लिखा जाएगा, भले ही गवाह ने 2-3 शब्दों में ही बात को खत्म किया हो। इसी तरह से एक सुझाव इस तरह से दिया जाता है, यह तो सही बात है ना कि प्रदर्श 3 पर आपकी बुआओं का या उनके वारिसों का कोई हस्ताक्षर नहीं है, ये तो सही है ना बात। तो अब गवाह कहेगा हाँ सही है, या कहेगा नहीं गलत है, कुछ ऐसा ही कहेगा। तो यदि वो कहता है कि हाँ यह सही है, तो इसको लिखा जाएगा हाँ यह सही है कि मेरी बुआओं या उनके वारिसान का कोई हस्ताक्षर या अंगूठा प्रदर्श 3 पर नहीं है। उसके बाद मान लीजिए उससे सवाल किया जाता है कि ये देखिए प्रदर्श 1 और 2 है, इस पे कोई दिनांक तो अंकित नहीं है ना। अब जब उससे सवाल पूछा जाता है कि ये देखिए, तो बयान कमिश्नर को यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि क्या वास्तव में गवाह ने अच्छे से देख लिया है, उसको दस्तावेज ठीक से दिखाया गया है, क्या उसे देखने का समय दिया गया है। ऐसा तो नहीं है कि उसने दबाव में आकर के ऐसे जवाब दे दिया कि हाँ यह सही है, कोई अंकित नहीं है दिनांक, या यह गलत है। इसी प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे प्रदर्श 1 और 2 की नकल किसके द्वारा जारी की गई, क्या आपको पता है, और क्या इस पर दिनांक अंकित है। अब इसका जवाब मान लीजिए गवाह ने दिया कि हाँ ये सही है कि प्रदर्श 1 और 2 दस्तावेज की जो प्रति है, जो नकल है,
वो मेरी पत्नी के द्वारा जारी की गई है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, यह सही है कि प्रदर्श 1 व 2 दस्तावेज की प्रति मेरी पत्नी के द्वारा जारी की गई है। अब आगे है, क्या इस पर दिनांक अंकित है? तो वह कहता है कि नहीं, दिनांक और क्रमांक अंकित नहीं है। लेकिन फिर वह बोलता है कि हाँ, मेरी पत्नी ने जहां हस्ताक्षर किए हैं उसके नीचे दिनांक अंकित है, वैसे जारी करने की दिनांक नहीं है। तो क्योंकि वह दिनांक के बारे में ही उत्तर दे रहा है, उसने दिनांक के अलावा कोई उत्तर नहीं दिया है। जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में उत्तर दिया है, लेकिन वह उसे और अधिक स्पष्ट कर रहा है कि दिनांक तो अंकित है लेकिन मेरी पत्नी के हस्ताक्षर के नीचे है। तो उसके उस उत्तर को हम लिखेंगे अज खुद कहा में। अज खुद कहा कि मेरी पत्नी के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित है। इसी प्रकार से जैसे एक लास्ट सवाल यह पूछा गया है कि गंगागढ़ गांव में क्या आज भी लोग मकानों के बिना पट्टों के काबिज हैं? तो वह कहता है नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज़्यादातर लोग बिना पट्टों के काबिज हों। तो यानी कि इसको किस तरह से लिखा जाएगा? गवाह क्या कर रहा है? गवाह उस प्रश्न का उत्तर ना में कर रहा है कि ऐसा नहीं है। तो उसको लिखा जाएगा यह कहना गलत है कि ग्राम पंचायत गंगागढ़ में ज्यादातर लोग बिना पट्टों के काबिज हैं। यानी जो बात अधिवक्ता द्वारा प्रश्न, जो सुझावात्मक प्रश्न पूछा गया है, जिसको वो बता रहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत बात है, तो उसको उसी तरह से उत्तर को लिखा जाएगा कि यह कहना गलत है। और यदि वह कहता है कि हाँ ये सही बात है, तो लिखा जाएगा यह कहना सही है। तो इस प्रकार से माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय द्वारा इस केस स्टडी के माध्यम से अधिवक्तागण को बहुत अच्छे प्रकार से यह समझाया गया कि हमें जब भी बयान लेखबद्ध करते समय अधिवक्ता प्रतिपक्ष के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं तो उसके गवाह के द्वारा उत्तर देने के पश्चात स्वयं उन वाक्यों को अच्छी तरह से लेखबद्ध करना है, बिना ये इंतजार किए कि अधिवक्ता के द्वारा उस जवाब को या उस वाक्य को पूरा बोला जाएगा उसके बाद लिखें। स्वयं हमें यह देखना है कि उस जवाब को किस तरह से हमें लिखना है, कब हमें अज खुद कहा लिखना आवश्यक है और कब हम उसके उत्तर को असंगत मानते हुए अज खुद कहा में नहीं लिखेंगे। यह भी बहुत अच्छे तरीके से माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा समझाया गया। कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए अंत में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश श्रीमती सुनीता बेड़ा जी के द्वारा समस्त विधिक प्रावधानों को संक्षिप्त रूप में एक बार पुनः समस्त अधिवक्तागण के समस्त प्रस्तुत किया गया और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा अधिवक्तागण से प्रश्न आमंत्रित किए गए और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। अंत में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश श्रीमती सुनीता बेड़ा जी के द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का धन्यवाद करते हुए भविष्य में भी ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को आयोजित करवाने हेतु आश्वासन दिया गया तथा सभी उपस्थित अधिवक्तागण ने भी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का हार्दिक आभार प्रकट किया। आशा करते हैं कि यह सभी जानकारी भविष्य में भी साक्षियों के बयान लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त आयुक्तों का ज्ञानवर्धन करने में मददगार साबित होगी। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद।